अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, क्या हाल है। देखें, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोटोप और आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास के साथ रिलेशन क्या है, तो इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले मैं आइसोटोप को डिफाइन करूंगा और आइसोटोप के टाइप्स कौन कौन से हैं उसको भी हम डिफाइन करेंगे। आइसोटोप्स के एग्जांपल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो एक एक चीज को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आइसोटोप को डिफाइन कर लेते हैं। देखें, आइसोटोप जो होते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स आइसोटोप्स की डिफिनीशन इस तरह की जाती है कि atoms of the same element atoms of the same element of the same element having having the same number of having the same number of protons and electrons, but different number of neutrons is known as isotopes। इसका मतलब है कि किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो, जबकि आपके पास जो उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो याद रखें, किसी एक ही एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम हो, जबकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से अलग अलग हो। तो ऐसे एटम्स को जो कि एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। देखें, इससे पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास एक जैसे एटम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। इस तरह आपको एलिमेंट को डिफाइन किया गया होगा अपने अपने क्लास में, टीचर से, या इस तरह बुक में आपने इस तरह इसकी डिफिनीशन देखी होगी कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। तो देखिए, हमारे पास जब आइसोटोप्स को डिस्कवर किया गया तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के साथ साथ इस चीज को क्लियर करवाया गया कि किसी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इसके हमारे पास तीन आइसोटोप्स है, ठीक है। एक को हम कहते हैं ऑक्सीजन 16, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीजन 17, और तीसरा आइसोटोप है ऑक्सीजन 18, ठीक है। तो देखें, ये जो मैंने जो नीचे लिखे हैं ये असल में ऑक्सीजन की तीन एटम्स है, ठीक है, जिनके हमारे पास एक दूसरे से एटॉमिक मासेस क्या है या मास नंबर डिफरेंट है, और इनके एटॉमिक नंबर जो है, यानी इसका भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की ये तीन एटम्स हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट के ये तीन एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, जिसकी वजह से इनके एटॉमिक नंबर भी सेम है। जबकि इन तीनों में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलने की वजह से ये हमारे पास ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, जिसकी वजह से इन तीनों आइसोटोप्स के मास नंबर भी एक दूसरे से अलग अलग है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो असल में डिपेंड करती है एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। कि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, तो सारे जो एटम्स होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आइसोटोप में, इसमें और इसमें, तीनों आइसोटोप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इन तीनों आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम रहती है क्योंकि जो हमारे पास ये तीनों आइसोटोप्स हैं जिनको हम एटम्स भी कह सकते हैं, तो इन तीनों आइसोटोप्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों एटम्स या तीनों आइसोटोप्स क्या करेंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग में क्या करेंगे, शिरकत करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, तो इनका केमिकल बॉन्ड बनाने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। मतलब केमिकल बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, तो तीनों का इलेक्ट्रॉन यूज करने का जो तरीका होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, जबकि इन तीनों में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि इनका जैसे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। जैसे एक को हम प्रोटॉन कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास पार्टिकल मौजूद है, और आपको पता है कि किसी एटम के जो किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, तो एटम का ज्यादातर जो मास होता है वो कंसंट्रेट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एटम का ज्यादातर जो मास होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका मतलब एटम का पूरा मास। तो एटम का पूरा मास अगर आपने लेना है तो इसका मतलब है कि इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को भी लेना है, इलेक्ट्रॉन के मास को भी लेना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के मास को आपने क्या करना है, लेना है। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन की लेते क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 2000 times is 2000 times smaller than the mass of protons and neutrons। देखें, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतने छोटे और इतने हल्के पार्टिकल होते हैं कि उनका मास 2000 गुना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसको हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंतहाई हल्के पार्टिकल है। तो जो एटम का ज्यादातर जो मास है वो असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद बदल रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन आइसोटोप्स का मास भी चेंज होगा, इनके मासेस भी चेंज होंगे। तो जब इनके मासेस बदलेंगे तो इसका मतलब है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा, क्योंकि मास क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि आइसोटोप्स have the same chemical properties chemical properties due to the due to due to the presence of due to the presence of same number of valence electrons in each isotope। क्योंकि हर एक आइसोटोप के बैलेंस शेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। दूसरी चीज है कि isotopes have different physical properties physical properties due to the different number of neutrons in the nucleus of each isotope। क्योंकि हमारे पास इन आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होंगी। वो इसलिए क्योंकि हर एक आइसोटोप के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग अलग है, इसलिए इनके मासेस भी अलग अलग होंगे, और मासेस अलग अलग होने का मतलब है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कि जिनके आइसोटोप्स आपको याद होने चाहिए, और उनको याद करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की 3 आइसोटोप है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। याद रखें ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये इसका क्या है, मास नंबर है, ये इसका मास नंबर है, और ये इसका मास नंबर है, ठीक है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने क्या करना है, किसी एलिमेंट या एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है, तो आप किस तरह फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। ए मींस मास नंबर,
माइनस जेड एटॉमिक नंबर, यानी जब हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, इसका हमारे पास मास नंबर है 16, तो मैं लिखूंगा 16 माइनस इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो मैं 8 लिखूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। इसका मतलब इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, इसमें 8 है, इसके लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एज्यूम होगा कि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 9 होगी और यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद 10 होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन तीनों में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जबकि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एटॉमिक नंबर हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद का पता लगता है जब कोई एटम न्यूट्रल हो। तो ये हमारे पास तीनों एटम्स क्या है, न्यूट्रल है। तो इनके एटॉमिक नंबर हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक क्या, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 8 होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 8 होगी। तो इस तरह सब में हमारे पास प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है। इसमें भी हमारे पास प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हो तीनों में हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, जबकि जो जिसमें चेंजेस आ रहा है, जिसमें तब्दीली आ रही है, वो असल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से आप आइसोटोप को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक ये डिफिनीशन, दूसरी डिफिनीशन क्या है कि atoms of the same element having the same atomic number but different mass number is also called isotopes। यानी किसी एलिमेंट के, किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं, आइसोटोप्स कह सकते हैं। क्लियर है, तो इन दो डिफिनीशन से आप क्या कर सकते हो, आइसोटोप को डिफाइन कर सकते हो। अब एक एक एग्जांपल मैं आपको ये दे चुका हूं, अब हम और एग्जांपल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, कार्बन के कुछ आइसोटोप्स है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और वो तीन आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, पहला आइसोटोप है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये हमारे पास तीन आइसोटोप है कार्बन के, और कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता है, इसका V6, इसका V6 होता है और इसका V6 होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं और उन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, जबकि उनका मास नंबर एक दूसरे से अलग अलग होता है। इसलिए हम कहते रहते हैं कि सारे एटम्स हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इन एटम्स को इन डिफरेंट जो हमारे पास इन एटम्स के एटॉमिक मासेस जो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसकी वजह से इन एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। और आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद ये बताया गया कि किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनके मास नंबर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। क्लियर है, अच्छा तो अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास कार्बन 12 है। ठीक है, इसमें आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद है, न्यूट्रॉन की तादाद है 6, इसमें आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद है 7 और इसमें न्यूट्रॉन की तादाद है 8। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि तीनों में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको आइसोटोप्स कह सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर कर देता हूँ। जैसे आपके पास एक कार्बन है जिसका हमारे पास मास नंबर होता है 14, एक है नाइट्रोजन जिसका भी मास नंबर होता है 14। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका होता है 7। ठीक है, अब आपके पास ये दो एग्जांपल है, एक कार्बन है और एक आपके पास नाइट्रोजन है, ये दो एग्जांपल है। ठीक है, इन एग्जांपल्स पे आप जरा गौर करोगे तो ये हमारे पास आइसोटोप्स नहीं है। इन दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। तो जब आपके पास दो ऐसे आपके एग्जांपल्स आ गए कि जिनमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो, तो उनको हम आइसोटोप्स नहीं कहते, वो असल में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। और याद रखें एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर
किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है उसको शो करता है, यानी हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को जब शो करते हैं तो वो एटॉमिक नंबर से शो करते हैं। और आइसोटोप का जो रियल मतलब है वो ये है, आइसो मीन्स सेम और टोप्स मीन्स पोजीशन। इसका मतलब है कि किसी एलिमेंट के अंदर जो भी आइसोटोप्स मौजूद होंगे तो सारे जो आइसोटोप्स होंगे उनकी प्लेस सेम ही रहेगी। मतलब है कि अगर नाइट्रोजन के आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन के अंदर जो आइसोटोप्स मौजूद है, तो जहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद है उसी जगह पे सारे आइसोटोप्स भी क्या होंगे, मौजूद रहेंगे, इसलिए हम उनको आइसोटोप नाम देते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखें जो हमारे पास आइसोटोप्स है, आइसोटोप को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि किसी एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम्स जिनके आपके पास एटॉमिक नंबर यानी मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आगे जाके फिर मैं आपको आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार ये भी पढ़ाऊंगा, उनमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं। यानी ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनके मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो इनको हम फिर क्या कहते हैं, ये आगे जो वीडियो लेक्चर्स हम लेंगे उसमें फिर आपको बताया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन इस तरह की चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास आइसोटोप के टू टाइप्स है। ठीक है, तो वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं पहले हम इधर लिख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के टू टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं स्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल आइसोटोप्स। और सेकंड टाइप है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो हमारे पास आइसोटोप्स की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्टेबल आइसोटोप्स और दूसरी टाइप को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो इमेजिन कर लें कि ये आपके पास एक आइसोटोप है। ठीक है, और इस आइसोटोप की न्यूक्लियस में तब्दीलियां हो रही है, चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो जिस आइसोटोप के न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियाई के अंदर चेंजेस हो रही हो, तब्दीली आ रही हो, तो उससे क्या होते हैं, उनसे रेडिएशंस खारिज होते हैं, रेडिएशंस इमिट होते हैं। ठीक है, तो याद रखें ऐसे आइसोटोप्स जिनके न्यूक्लियाई के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा हो, डिस्टरबेंस हो, या जो आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं उन आइसोटोप से खुद ब खुद रेडिएशन इमिट होते हैं और उन आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर स्टेबल कौन से हैं, स्टेबल वो वाले आइसोटोप्स होते हैं जिनसे रेडिएशन इमिट नहीं होते। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन 12 और कार्बन 13, ये दो हमारे पास ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनको हम स्टेबल आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के हमारे पास ये दो आइसोटोप्स जो है, these two are called stable isotopes। जबकि कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 हमारे पास क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप है, लेकिन ये हमारे पास एक अनस्टेबल आइसोटोप है। ठीक है, ये हमारे पास एक अनस्टेबल आइसोटोप है। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया कि हमारे पास एलिमेंट्स के जो अंदर आइसोटोप्स होते हैं उनमें बाज आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं और बाज हमारे पास अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। जो हमारे पास नेचुरली जो हमारे पास मौजूद है अर्थ में, हमारे पास जो नेचुरली जितने आइसोटोप्स डिस्कवर किए जा चुके हैं उनकी तादाद है 339 नेचुरली नेचुरली occurring isotopes, occurring isotopes have been discovered। तो 339 आइसोटोप जो कि नेचुरल आइसोटोप्स हैं, जो कि हमारे पास हमारे अर्थ में, हमारे पास या प्लेनेट में क्या है मौजूद है, तो वो उनको डिस्कवर किया जा चुका है। इसमें तकरीबन जो जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 250 जो है, 250 आइसोटोप्स जो है ये स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, वो हमारे पास स्टेबल है। और इसमें बाकी 35 जो है, 35 अनस्टेबल आइसोटोप्स है।
आइसोटोप्स, अनस्टेबल आइसोटोप्स। तो याद रखें, नेचुरली कुदरती तौर पे हमारे पास जो कुदरती आइसोटोप्स डिस्कवर किए जा चुके हैं वो है 339, जिसमें से 250 हमारे पास 250 आइसोटोप्स जो है वो स्टेबल है और 35 अनस्टेबल आइसोटोप्स है। और ये भी याद रखें, ठीक है, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कम अज कम मोर देन 3000 मोर देन 3000 radioactive isotopes have been discovered artificially। तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 3000 से भी ज्यादा रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं सारी चीजें जो आइसोटोप से रिलेवेंट है वो सब आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास आइसोटोप का ये एवरेज एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशन है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस है उनका उनको जब निकाला जाता है तो उसके लिए हम जो मशीन यूज करते हैं उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। देखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकता है, उसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। और नेचर में किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स मौजूद है वो भी आपको बता सकता है, और उन आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस कितनी है वो भी मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको बता सकता है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप किसी एटम के अंदर कितने आइसोटोप्स हैं, उन आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस यानी कुदरत में एक एक आइसोटोप कितने परसेंट में मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर दे सकता है। पहले ज़माने में इसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता था। ठीक है, अभी मॉडर्न दौर में हम इस मशीन को मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोग्राफ को डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था ऑस्टन। ठीक है, तो याद रखें, ऑस्टन नामी एक साइंसदान ने क्या किया था, जो कि क्या था, जो कि स्टूडेंट था। किसका स्टूडेंट था? जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जे थॉमसन का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ऑस्टन। वो क्या कर लेता है, वो एक ऐसी मशीन बना लेता है जिसका नाम था मास मास स्पेक्ट्रोग्राफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ऑस्टन एक मशीन इजाद कर लेता है जिसका नाम मास स्पेक्ट्रोग्राफ था। इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ ऑस्टन ने क्या किया था, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, और याद रखें, सबसे पहले जिन आइसोटोप्स को डिस्कवर किया गया था वो आइसोटोप्स थे नियॉन के टू डिफरेंट आइसोटोप्स थे। एक हमारे पास है नियॉन 20, ठीक है, और दूसरा है नियॉन 22। तो ये सबसे पहले इन दो आइसोटोप्स को क्या किया गया था, इजाद किया गया था। ठीक है, और इन दोनों को इजाद करने वाले जो साइंसदान थे वो थे ऑस्टन और जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपने स्टूडेंट की हेल्प से इन आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था बहुत पहले। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए और भी डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ आइसोटोप्स को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया बाद में। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। देखें, एवरेज एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनके हम एटॉमिक मासेस को या मास नंबर्स को लेते हैं, उन मास नंबर्स को उनके परसेंटेजेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सारे जो आइसोटोप्स हैं उनको हम सम अप कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आइसोटोप है, दूसरा है, तीसरा है। ऑक्सीजन की 3 आइसोटोप है, इसका मास नंबर 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है। तो सिंपली अगर आपने निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास तो आप क्या करोगे, ये जो आइसोटोप है इसका ये जो मास नंबर है इसको सिंपली इसके परसेंटेज के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर प्लस करना है। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है इसका ये जो मास है इसको इसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस ऑक्सीजन का जो मास है इसको भी इसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने क्या करना है कि आइसोटोप्स के मास नंबर को उनके परसेंटेजेस के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें, फिर इन सारे आइसोटोप्स को क्या करें, आखिर में प्लस करें। ठीक है, तो जो रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा वही एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। और यही चीज ये डिफिनीशन क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है इस डिफिनीशन से
शो हो रही है, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो आपने लिखना है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप multiplied by its percentage plus mass of second isotope multiplied by its percentage plus अप टू सो ऑन। यानी अगर आपके पास जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोटोप है, तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप प्लस मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, और अगर चौथा है तो फिर आपने प्लस करना है मास ऑफ फोर्थ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज। इसलिए मैंने ये डॉट डॉट डाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो मैं लिखूंगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, याद रखें, और जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये हम किसी एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट के अंदर जितने आइसोटोप्स होते हैं उन सारे आइसोटोप्स को एक साथ लेके उनका मजमुआ लेके हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट का जो मास निकालते हैं उसको असल में एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसी एलिमेंट के अंदर जो एक सिंगल एटम होता है उसके लिए हम फाइंड करते रहते हैं, ठीक है। The average atomic mass of oxygen is equal to, हमारे पास मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का मास है 16, तो मैं इधर क्या करूंगा 16 मल्टीप्लाइड बाय इसका परसेंटेज है 99.757%, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, हमारे पास दूसरे आइसोटोप का मास नंबर है 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.038% प्लस तीसरे आइसोटोप का मास है 18 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इसका है 0.205%। अच्छा, यहाँ पे एक जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि हमेशा याद रखें, जब भी आपको इस तरह आ जाता है कि 20%, ठीक है, तो 20% का मतलब होता है कि 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 में 20वां हिस्सा। तो इस तरह ये जो परसेंटेज है इसका मतलब ये होता है कि असल में टोटल पार्ट्स है 100 पार्ट्स में से 20 पार्ट्स लिया गया है, ठीक है, 20 पार्ट लिया गया है। तो इस तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 99.757 असल में जो लिया गया है वो 100 में लिया गया है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 99.757 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि टोटल है 100 और इस 100 में इतना हिस्सा दिया गया है, ठीक है। फिर आप प्लस करोगे 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.038 डिवाइडेड बाय 100, सेम 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.205 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 99.757 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 16 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, ठीक है। फिर प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.038 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 multiplied by 0.205 होल डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद जब आप इनका एलसीएम लोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 99.757 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.038 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.205 होल डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो ऊपर की जो वैल्यूज हैं उनको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्लस करना है और टोटल 100 पे डिवाइड करोगे तो जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जान लिया है कि अगर आपको क्या किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स का पता है और उन आइसोटोप्स के नेचुरल अबंडेंस के बारे में पता है कि एक एक आइसोटोप नेचर में कितने परसेंटेज में मौजूद है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो सारा डेटा है ये आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगेगा कि कितने आइसोटोप्स हैं और एक एक आइसोटोप नेचर में कितने परसेंट में मौजूद है। ये जो डेटा है ये आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर प्रोवाइड कर सकता है। तो इन दो चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, इजीली किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो इस तरीके के जरिए।
तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।